नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो कि एस पांडे की बुक कवर करे थे, तो आज हम अभी तक हमने जो कि 2 चैप्टर कवर कर दिया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, जो कि थर्ड चैप्टर किस बारे में है, भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। इसमें मोटा मोटा देखेंगे, जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे 200 वर्षों तक उन्होंने राज किया था, तो इनके आने से जो कि हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर जो भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ इनके आने से, वो सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ताकि और इसमें साथ ही देखेंगे जो हमारे समाज के इन्हीं के प्रभाव में, ब्रिटिशर्स के प्रभाव से ही पश्चिमी मूल्य सभ्यता जो थी, उन्हीं के प्रभाव के कारण ही जो हमारे यहाँ सामाजिक आंदोलन हुए विभिन्न रूप से। जैसे यहाँ पे देखो मेंशन है, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, श्री नारायण गुरुवारा, या ये सब जो भी होगा, ठीक है, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे जो है कि नए हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए। चलो भाई, सब्सक्राइब वाला बटन दबा ही दो। चलो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 3। तो देखो पहला टॉपिक क्या है इसमें, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। तो अभी पहले हम इसी पे डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको इजीली समझ में भी आएगा। कुछ खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो बहुत ज़्यादा हमको समझाना पड़े। आप पढ़ते रहो, बस सुनते रहो, आपको समझ में आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे अभी तक जो हमने परंपरागत भारतीय समाज पढ़ा था, उसी से कुछ लेकर शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, वहीं से कुछ उठाते हैं टॉपिक आपको। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोला है भारतीय समाज की प्रकृति जड़ या स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील रहा है। ठीक है, हमको भी पता है, और प्रारंभ से लेकर आज तक इसमें परिवर्तन होता रहा है। भारतीय समाज में होने वाले इन परिवर्तनों के लिए इसके अंतर्जात एवं बहिर्जात, देखो 2 कारण प्रमुख है जो भारतीय समाज में परिवर्तन होते रहे अभी तक, मतलब शुरू से लेकर अब तक, आज का जो वर्तमान भारत है तब से। इसमें 2 कारण थे, एक तो अंतर्जात, एक तो बहिर्जात। अंतर्जात कारण में कौन थे, यही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके प्रभाव में जो भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ उसकी बात कर रहा है। और बहिर्जात कारण में जैसे देखो जो शक, हुड़, कुषाण, ये सब आए थे भारतीय समाज पर, इनका प्रभाव, भारत में इस्लाम का प्रवेश, इससे भारतीय समाज पर प्रभाव, और जो औपनिवेशिक शासन भारत पर आया हुआ था उसका प्रभाव, ये सभी जो मिलजुल क्या अंतर्जात और बहिर्जात स्रोत के रूप में शामिल है। ठीक है, इतना सब बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी। अब देखो भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के बहिर्जात स्रोत, यानी जो बाहरी स्रोत हैं, इसके रूप में देखोगे तो औपनिवेशिक शासनकाल प्रमुख रहा है, जो भारतीय समाज पे काफ़ी गहरा और काफ़ी इसका प्रमुख प्रभाव रहा है। ठीक है, जिसने भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की है। देखो भारतीय समाज पे तो बहुत से बाह्य स्रोतों का प्रभाव पड़ा, लेकिन जो औपनिवेशिक शासनकाल था, इसने जो कि भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया है। ठीक है, और जो इतने सोर्स थे उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसने जो कि भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे देखते क्या करें। ये बोला है कि औपनिवेशिक शासनकाल के प्रमुख प्रभाव देखो क्या थे, उसमें से कुछ मोटा मोटा हेडिंग करके बता रहे हैं आपको, इन शॉर्ट आपको लिखने में अच्छा रहेगा ये 3-4 पॉइंट। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ, औपनिवेशिक शासनकाल का प्रभाव में देखोगे तो भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि बनी। ठीक है, इसी से जो कि हमारा नेशनलिज्म भी आया था, है ना, नेशनलिज्म का उद्भव भी हुआ था इन्हीं औपनिवेशिक के प्रभाव में ही। फिर उसका क्या, भारत में सुधार आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब भारत में जो कि पुनर्जागरण काल आया, और भारत में जो कि विभिन्न जो सामाजिक सुधार होने थे वो सब होना शुरू हो गए विभिन्न आंदोलनों के जरिए। ठीक है, ये किसके प्रभाव में था, औपनिवेशिक शासनकाल के प्रभाव में ही था। फिर उसका क्या था, भारतीय समाज में होने वाले कुछ प्रमुख सुधार भी थे, कुछ और प्रमुख सुधार थे, वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण कैसे हुआ ये हम समझेंगे, और उसका क्या प्रभाव भारतीय समाज पे पड़ा। तो देखो यहाँ पे परंपरा जो है उसको बताने की कोशिश किया जा रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो परंपरा का सिंपल सा अर्थ देखो तो क्या होता है, विरासत में प्राप्त होना। जो आपको चीज़ें विरासत में प्राप्त हुई हैं वो क्या है, आपकी परंपरा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ वही चीज़ यहाँ पे दूसरे शब्दों में कह रहा है, और अच्छे से समझाने के लिए, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, विश्वासों एवं कार्य करने के तरीके हमें विरासत में प्राप्त होते हैं, जिसे हम परंपरा कहते हैं। ठीक है, वही बात है, जो हमारे पूर्वज ने जो हमें रीति रिवाज किए हैं, उन्होंने जो विश्वास जिन चीज़ों में दिखाया, कार्य करने के कैसे तरीके होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, उसी को हम परंपरा कहते हैं। ठीक है, देखो, और अगर इसको डिफाइन करोगे, एक अच्छे वर्ड में ढालना चाहोगे परंपरा किसे कहते हैं, जैसे डेफिनेशन होना चाहिए, तो इस हिसाब से देखो, परंपरा किसी समुदाय का वह संरचित मूल्य एवं मान्य व्यवहार है जो दीर्घ काल से चला रहा है किसी समुदाय का। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है, शॉर्ट है बट बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। अगर आप इसको याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। कहीं परंपरा संबंधित कोई चीज़ आता है तो आप इंट्रो इस तरह से शुरू कर सकते हो, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। फिर आगे देखो, यहाँ पे परंपरा के बारे में बोल रहा है
देखो यहाँ पे परंपरा के बारे में बात करें, समाज की एकता एवं सामाजिक सुदृढ़ता के लिए जो परंपरा क्या है, उपयोगी है। इससे क्या होता है, समाज में एकता आती है, यूनिटी आती है, ठीक है, जो परंपराएं होती है, क्योंकि परंपरा में क्या होता है, लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सभी परंपरागत कार्य समूह में ही करते हैं, ठीक है। चलो देखो आगे, परंपरा के उपरोक्त अवधारणात्मक विश्लेषण के आधार पर यदि भारतीय परंपरा पर विचार किया जाए तो हम निम्न प्रमुख बातें देखेंगे। भारतीय परंपरा में क्या क्या मुख्य बातें आपको नजर आती है, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, कभी भी भारतीय परंपरा से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते हो। जैसे पूरा नहीं लिखने की जरूरत है, बस ये मोटा मोटा पॉइंट, जैसे धर्म की प्रधानता होती है। अब भारतीय परंपरा कोई भी होगी, देखो वहाँ पर धर्म की प्रधानता जरूर रही होगी, ठीक है। वहाँ हमारा देखो जो सामाजिक जीवन है धर्म के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। फिर देखो इसमें परलोकवादिता होगा, ठीक है, जैसे योगेंद्र सिंह ने बताया, भारतीय परंपरा के प्रमुख तत्व के रूप में इसे स्वीकार किया, क्योंकि परंपरागत भारतीय समाज के लोगों की क्रिया की उन्मुखता इहलोक के बजाय परलौकिक जगत की ओर होती है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसी आधार पर जो बोले कि भारतीय परंपरा में क्या है, परलोकवादिता भी नजर आती है। और देखो भारतीय परंपरा में संस्करण भी पाया जाता है, कैसे, वही जाति व्यवस्था के आधार पर है ना, जाति व्यवस्था आधार हो गया, गुण हो गया, आश्रम व्यवस्था हो गया, पुरुषार्थ हो गया, इन सब आधार पर देखो समाज बटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, समाज में अप डाउन दिखाई देते हैं। तो भारतीय परंपरा में आपको क्या ये भी मिलेगा, संस्करण का एक लक्षण। फिर और देखो भारतीय परंपरा में क्या मिलेगा, खुलापन होगा, ठीक है। खुलापन का क्या मतलब है कि भारतीय परंपरा में जो कि तर्क करने का एक साधन, मतलब आपको आज़ादी होगी, आप तर्क कर सकते हो, विचरण कर सकते हो। अगर आपको लगे कि कोई बाहरी चीज़ है जो आपके अपने परंपरा में या फिर अपने चीज़ में अपने अनुरूप इसको ढालना चाहिए अपने व्यवहार में, तो आप उसके लिए आज़ाद हो। यहाँ पे ये चीज़ खुलापन है भारतीय परंपरा में। ये भारतीय परंपरा को इसको मनाही नहीं करता, आप किसी धर्म के चीज़ों को आप अपना सकते हो, कोई दिक्कत, छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी, जैसे हम लोग देखो, कोई मतलब जैसे देख लो, कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति मजार पे भी जाता है ना, वहाँ पे चादर वादर चढ़ाता है, मन्नतें मानता है, तो वो सब मतलब क्या है, एक तरह हिंदू धर्म की जो परंपरा है वो खुलापन है उसमें, ठीक है, कोई वो समस्या वाली बात उसमें नहीं है। आगे देखो एक दो और पॉइंट क्या करें, इसमें सामंजस्य और सात्विकरण है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था सामंजस्य कैसे है, सात्विकरण कैसे है, ठीक है। इसमें सहिष्णुता भी दिखता है। सहिष्णुता मतलब कि क्या, अन्य संस्कृतियों एवं परंपराओं के प्रति यह कभी भी कमजोर नहीं रहा है, ये सबको मतलब सभी धर्मों का सम्मान करता है, ऐसा समझो, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या बोलते हैं, योगेंद्र सिंह देखो अब इसका निचोड़ देते हैं कि भारतीय परंपरा में आपको विद्यमान निरीक्षण एवं तर्क के लिए खुलापन मिलेगा, सहिष्णुता मिलेगा, सामंजस्य मिलेगा, सात्विकरण के लक्षण मिलेगा, जिससे जो कि भारतीय परंपरा की निरंतरता को संपोषित किया जाता है। मतलब कि भारतीय परंपरा जो कि अपने मूल रूप में जो कि बनी हुई है थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, ठीक है, मतलब भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण हुआ है, और भारतीय परंपरा का जो मूल है वो तो उसमें बना हुआ है। इस तरह की बात योगेंद्र सिंह कहते हैं। अब देखो यह हमने समझा कि भारतीय परंपरा के क्या क्या लक्षण रहते हैं। अब देखो इसका आधुनिकीकरण कैसे हो उसकी बात करते हैं, ठीक है। आधुनिकता हुआ आधुनिकीकरण, एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लो। आधुनिकता का क्या मतलब है, जिसका वर्तमान समय में प्रचलन है वही आधुनिक है। एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, मतलब कि समझाने के लिए किसी भी चीज़ पर्सन को तो आप समझा सकते हो ऐसे, ठीक है, कि जिसका वर्तमान समय में प्रचलन है वही आधुनिक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे हम उसे चाहते हो या नहीं चाहते हो, चाहे पसंद करो चाहे ना पसंद करते हो, ठीक है। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे आधुनिकता की डेफिनेशन दी जाती है। फिर आगे चलो यहाँ पर बताते हैं, देखो आधुनिकता की शुरुआत देखोगे आप यूरोप में प्रबोधन काल से मानी जाती है, लेकिन अगर देखो पूरे वर्ल्ड में अच्छे से मतलब ठीक लेवल पे पूरे वर्ल्ड में जो कि आपको 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में ही यह जो कि आधुनिकता देखने को मिली है, ठीक है। फिर अब हमने थोड़ा सा समझ लिया कि आधुनिकता का उद्भव कब से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, ये सब की बातें कर लिया। आधुनिकता क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब आगे यहाँ से देखते हैं आधुनिकता में क्या क्या मूल तत्व होते हैं, आधुनिकता के क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे परंपरा के हमने देखा था, ठीक है। उसी तरह से देखते हैं आधुनिकता के क्या क्या लक्षण है। देखो यहाँ पे कई लक्षण बताए, जैसे प्रानुभूति, वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण होगा, सार्वभौमिक दृष्टिकोण होगा, धर्मनिरपेक्षता एक मूल्य होगा, उसमें उन्नत एवं परिष्कृत होगा, मतलब और नवाचार की ओर आपको भेजा जाएगा और आप चीज़ों को सुधार करते जाओ, इससे इसमें संभावना रहेगी। प्रौद्योगिकी को महत्व दिया जाएगा। भविष्य उन्मुखता होगा, मतलब भविष्य की तरह आप सोचो, भविष्य के लिए आप कुछ करो, भविष्य के हिसाब से जो कि अपने जो कि क्रियाएं संपादन कीजिए। और व्यक्तिवादिता का इसमें जो कि मुख्य बल देखने को मिलता है, मतलब सामूहिक रूप से आप कोई काम करने के बल के बजाय एक व्यक्ति जो कि अच्छा काम परफॉर्म कर सकता है उस पर बल दिया जाता है, ठीक है। और देखो आधुनिकता के उपरोक्त लक्षणों के अनुरूप जो है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पक्षों में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण। अभी हमने आधुनिकता समझा था, अब समझते हैं आधुनिकीकरण क्या है। इन लक्षण जो ये ऊपर मूल्य दिए गए थे, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, व्यक्तिवादिता, तो इन लक्षणों के आधार पर आप देखोगे अगर किसी समाज में जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, इन सब पक्षों में जो कि परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन जो हो रहा है इस परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे, आधुनिकीकरण। मतलब आधुनिक के प्रभाव में जो परिवर्तन समाज में हो रहा है वो आधुनिकीकरण कहलाता है, ठीक है।
चलो आगे देखते क्या कहता है। आधुनिकीकरण देखो ये समझा रहा है, आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परंपरागत या पूर्व आधुनिक समाज की विशेषताओं को अपनाता है। मतलब कोई परंपरागत समाज है, ये कोई आधुनिक समाज है, अब ये क्या कर रहा है, इसकी जो विशेषता है उसको अपना रहा है। तो ये जब अपना रहा है तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको क्या कहेंगे, आधुनिकीकरण। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके द्वारा क्या होता है, परंपरागत या पूर्व आधुनिक समाज जो है उसमें समूहवाद, भाग्यवाद, रूढ़िवाद, धर्मांधता से मुक्ति प्राप्त करता है। मतलब जो ये आपका पुराना वाला था, ये मान लो ये आधुनिक समाज है, ये परंपरागत समाज है, जब इसके मूल्यों को ये ग्रहण करता जाएगा तो इसमें जो धर्मांधता होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो भाग्यवाद पे लोग परलोक की बात करते हैं वो थोड़ा खत्म हो जाएगा, रूढ़िवादिता जो होगा वो खत्म होने लगेगा। ठीक है, इस सब चीज़ से ये जो समाज है मुक्त हो जाएगा, यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखो AR देसाई के हिसाब से आधुनिकीकरण तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार पॉइंट लगा लो, कभी भी आता है तो आप इनके हिसाब से जो इन्होंने बताया कि आधुनिकीकरण कैसे विभिन्न पक्षों में आपको दिखाई देता है, यहाँ पे आप बता सकते हो। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने बताया है AR देसाई जी ने। ठीक है, ये अच्छा काफ़ी है। देखो AR देसाई के अनुसार आधुनिकीकरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि इस प्रक्रिया को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। देसाई के अनुसार इन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण कैसे होता है, क्या क्या होता है उसमें। देखो सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पर अर्जित स्थिति को महत्व मिलता है। कहने का मतलब कि आपको जो जन्मजात परिस्थिति प्राप्त, जैसे आप उच्च कुल में पैदा हुए तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा उच्च माना जाएगा। यहाँ पे क्या है, अर्जित परिस्थिति को मान्य दिया जाए। मतलब कोई अगर निम्न कुल में भी पैदा हुआ है लेकिन उसके काम ने, उसकी योग्यता ने उसको अच्छा, मतलब उसको अवसर भी मिला और उसकी योग्यता ने उसके अपनी मतलब योग्यता की वजह से उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो समाज में उसको जो कि उच्च स्थान भी मिल जाएगा। तो मतलब ये क्या करें, अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ता है सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकता आने से। ठीक है, और जो पुरानी धारणाएं होती हैं देखो उसको त्याग दिया जाता है। जो पुरानी धारणाएं होती है जो आज उपयोगी नहीं होती है वर्तमान समय, तो उनको त्याग दिया जाता है और नए व्यवहार को अपनाने की प्रवृत्ति, कोई भी नया चीज़ होता है उसको हम अपनाते हैं। ठीक, और बोला संरचनात्मक विविधीकरण में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब लोगों की जो कि अलग अलग ओपिनियन को एक्सेप्ट किया जाता है, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में आपको डाइवर्सिटी धीरे धीरे देखने को मिलेगी। तो ये रहा सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण कैसे आता है, क्या क्या होता है, ये आप बता सकते हो। देखो जिसमें सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि और अर्जित परिस्थिति, ये जो कि मुख्य बात है, पुरानी परंपरा को छोड़कर नई परंपरा को अपनाना, इस तरह की चेंजेस आपको सामाजिक क्षेत्र में दिखेगा। राजनीतिक क्षेत्र में देखोगे तो क्या होगा, राजनीतिक क्षेत्र में देखो नागरिकों द्वारा सार्वभौमिक सत्ता की वैधता प्राप्त होती है। मतलब जो सभी नागरिकों द्वारा स्वीकार होता है, उस ऐसे किसी व्यक्ति को वोट किया जाता है और वो जो व्यक्ति जो कि विजयी होता है, सर्वाधिक मत पाता है, वो जो है कि नागरिकों की सत्ता प्राप्त करता है। और सभी नागरिक भले उसने चाहे उसको वोट किया हो चाहे ना किया हो, सत्ताधारी जो होता है उसकी बात या उसके आदेश को पालन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मतलब एक तरह से कहने का मतलब डेमोक्रेसी की बातें यहाँ पे की जा रही है राजनीतिक क्षेत्र में, अगर आधुनिकता आपको देखने को मिलेगा तो। और नागरिकों में वयस्क मताधिकार का मतलब सभी जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं या 18 वर्ष जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, वो सभी वोट देने के बराबर होंगे और उन सभी का वोट इक्वल होगा। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति, परंपरा या वर्ग से क्यों ना हो। ठीक है, तो और देखो राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण होता है। मतलब यहाँ पे देखो अगर राजनीतिक क्षेत्र में आएगा तो ऐसा नहीं कि राजा का लड़का ही राजा बनता जा रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो कि जनता चुनेगी कि उनका राजा कौन होगा, मतलब उनका प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें आती हैं यहाँ पे। और जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उनका विस्तार में प्रसार होता है। प्रशासकों द्वारा जनता की भलाई के लिए नीति निर्माण आदि के रूप में दृष्टिगत होता है। मतलब जो भी प्रशासक जो कि जनता की भलाई को केंद्र में रख के जो कि अपनी नीति निर्माण की क्रिया करते हैं, तो ये सब क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में डेमोक्रेसी मतलब आधुनिकता की बात बता रहे हैं। अब देखो आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकता के बाद देसाई जी कैसे बोलते हैं, आर्थिक क्षेत्र में वही औद्योगिकीकरण होगा, उपभोक्तावादी की प्रवृत्ति जो कि बढ़ जाएगी। तो इस आधार पर देखो आर्थिक क्षेत्र में अगर ये सब चीज़ें दिखें तो मतलब आर्थिक क्षेत्र में भी आपका आधुनिकीकरण दिख रहा है। ठीक है, मशीनों का प्रयोग बढ़ जाएगा। इस तरह की बात कुछ आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इस तरह से भी हमने देखा कि आधुनिकीकरण को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से अपना प्रभाव दिखाता है और कैसे मतलब उनको परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान आधुनिकीकरण की शुरुआत। जब भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तब की बात कर रहा है। तो ये देखो कब होती है, भारतीय ब्रिटिश समाज की स्थापना जो कि 17वीं शताब्दी में हुई थी। अब फलतः भारत में देखो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ औपनिवेशिक शासनकाल के प्रमुख प्रभावों में से एक था। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए, फिर उसे बनाए रखने के लिए कुछ नई तकनीक संरचनाओं को भारतीय समाज पर लागू किया गया और इसी के साथ भारत में आधुनिकीकरण का प्रवेश प्रारंभ हो गया। देखो जो अंग्रेज थे ना, वो जो कि अपने मूल्यों को भारत में लाना चाहते थे। क्यों लाना चाहते थे? ताकि वो जो कि भारत में जो उनका
प्रभाव है जो मतलब अपने साम्राज्य की स्थापना कर सके और उसे बनाए रखे। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए था, जो उनके विचार है वो भी तो भारत में लागू होंगे, तभी वो आराम से शासन कर पाएंगे, उनको भी लाना जरूरी था। तो इसलिए जो कि भारत का जो कि आधुनिकीकरण हुआ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि भारत को नॉलेजेबल बनाना है या भारत में जो कि लोगों को ज्ञान बांटना है, उनको आधुनिक, नहीं, इसका मकसद ये था कि भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनी है। ठीक है, अपना साम्राज्य को स्थापना करना है, मजबूती बनानी है और उसे बनाए रखने के लिए, और वो लंबे समय तक चलता रहे, इसके लिए जो कि आधुनिकीकरण अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ हेतु उत्पादन में नई मशीनों तकनीकों का प्रयोग करके औद्योगिकीकरण का नींव रखा गया तथा व्यक्ति की योग्यता को महत्व दिया गया। वही बात कि जैसे ऐसा नहीं कि उसके जन्म के बाद उसको महत्व दिया जाए, नहीं, यहाँ पर उसकी योग्यता को महत्व दिया गया। ठीक है, और देखो व्यापार में की नई बाजार प्रणाली को लागू किया, यहाँ पे जो कि एक अच्छी सी व्यवस्था लागू किया गया, जहाँ पे एक बाजार होगा जहाँ पे लोग क्रय विक्रय करेंगे और हर चीज़ का एक भाव जो कि फिक्स होगा, ऐसा नहीं कोई मनमाना कुछ बेच रहा है। तो कुछ बाजार प्रणाली इस तरह से लागू हुई और जो बाजार से बिक्री हुई उसका कुछ एक हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई। अपने व्यापार संबंधी आवश्यकता को पूरा करने हेतु तथा प्रशासन को दुरुस्त करने हेतु यातायात एवं संचार के आधुनिकी साधनों का विकास किया। अब देखो इनको व्यापार बढ़ाना था, इसके लिए क्या करना था, एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह तेजी से ले जाने के लिए क्या किया इन्होंने, यातायात का जो विकास था, सड़कों बनाना, पुल बनाना, ये सब चीज़ें, रेलवे का स्थापना करना, डाक का व्यवस्था करना, ये सब चीज़ों को इन्होंने जो कि इस सब चीज़ों पर काम किया ताकि वो जो कि अपना व्यापार तेज कर सके। ठीक है, तो और संचार के साथ जैसे टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया, टेलीफोन का इस्तेमाल किया, है ना, डाक का इस्तेमाल किया, इन सब चीज़ों की स्थापना करने लगे ये सब। ठीक है, तो ये क्या था, एक तरह से अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए ये कोशिश थी, ना कि भारत को आधुनिक बनाने के लिए। तो इस तरह से जो कि इन्होंने शुरुआत की थी। और देखो भारत में आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इस तरह से जो कि आप देखोगे प्रारंभ होगी इकोनॉमी के क्षेत्र में। और वही भारत में जो कि भारतीय समाज में देखोगे तो संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक विविधीकरण संभव होगा। संरचनात्मक मतलब क्या, भारतीय समाज में जो स्ट्रक्चर था, जैसे देखो जाति व्यवस्था कमजोर होने लगी ना, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिलने लगा, इस तरह की कुछ चीज़ें होने लगी, बाल विवाह सती प्रथा पर रोक लगा, तो जो सामाजिक संरचना है ना, यहाँ पर भी परिवर्तन होने लगा। ठीक है, और इसके जो संरचना थी, जो सामाजिक ऑर्गन थे, उनके जो प्रकार थे, उनके भी जब यहाँ परिवर्तन है तो उनके प्रकारों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बैन कर दी गई इंडिया में। ठीक है, और स्त्री समानता की बात की गई, इस तरह की बातें हो रही थी। अब देखो वर्ग स्त्रीकरण का विकास संभव हुआ, कई नवीन वर्गों तथा संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, प्रवास की दर में वृद्धि हुई, क्यों, क्योंकि लोग फैक्ट्री स्थापित हुए तो रोजगार के लिए जाते थे इधर से उधर। ठीक है, समाज में अर्जित परिस्थिति को महत्व दिया गया, व्यक्तिवादिता का विकास हुआ, जिसके कारण परंपरागत संरचनाओं में आधुनिकीकरण की दिशा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो आधुनिक जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें जो समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, व्यक्तिवादिता, विवेकशीलता और मानववाद के दृष्टिकोण पर आधारित था। ठीक है, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता जो था ये कुछ मूल्य समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिवादिता, विवेकशीलता, मानववाद, इन सब दृष्टिकोण पर जो कि आपका पश्चिमी सभ्यता आधारित था। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, औपनिवेशिक शासनकाल के प्रारंभ में की गई औपचारिक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। ये जो है कि भारतीय समाज को आधुनिक बनाने में काफ़ी अहम रोल था इसका, जो अंग्रेजों ने भारत में लाया था। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो धर्मनिरपेक्ष था, तार्किक था एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला था। ठीक है, न केवल योग्यता एवं प्रदत्त परिस्थिति को महत्व प्रदान किया, बल्कि इसने जो कि स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को प्रसारित करके हमारे जीवन के सभी पक्षों को इस दिशा में प्रभावित किया। तो इसलिए कहा जाता है जो अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा है ना, वो भारतीय समाज के लिए एक तरह से वरदान के रूप में साबित हुआ, जिसने भारतीय समाज में जो कि स्वतंत्रता, समानता के नींव की आधार रखी, सामाजिक न्याय की बात की, धर्मनिरपेक्षता की बात की, सामाजिक सुधार विभिन्न किए। तो ये इस तरह से जो कि अंग्रेजी शिक्षा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फलतः भारतीय समाज में धर्म के प्रभाव में कमी भी आ गई। ठीक है, चलो और देखो और क्या क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ कि जो सोपानिकता, जो स्त्रीकरण था समाज में, जाति व्यवस्था पे, वो कमजोर हो गया। निम्न जाति समूहों एवं स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्योंकि अर्जित परिस्थिति को जो कि आपको महत्व दिया जाने लगा, जिसकी योग्यता थी उसको महत्व दिया जाने लगा। तो निम्न जाति समूह में जिनके पास योग्यता थी उनको महत्व दिया जाने लगा। तो निम्न जाति समूह और स्त्रियों की परिस्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे सुधार शुरू हो गया। सामूहिकता की जगह पर व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति विकसित होने लगी, जिसने नातेदारी व्यवस्था, परिवार, विवाह एवं आदि में नवीन परिवर्तनों और परिस्थिति उन्नयन हेतु विभिन्न व्यक्तियों व समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा व संघर्ष का बीजारोपण किया। देखो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हो गया इसका कि देखो जब व्यक्तिवादिता का विकास होने लगा इसके थ्रू में, तो व्यक्तिवादिता के प्रभाव में क्या हुआ, जो परिवार हमारी संस्था था, विवाह एक संस्था था और नातेदारी व्यवस्था थी, इन सब में
परिवर्तन होने लगा, क्योंकि परिवार विवाह देखो एक ऐसा चीज़ है, नातेदारी ऐसा चीज़ है जहाँ पे जो कि मुखिया जो घर का सबसे बड़ा होता है ना उसका वर्चस्व होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, मुखिया का वर्चस्व न होकर व्यक्तिवादिता पे हम बल दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अब परिवार के सभी लोग जो कि अपने आप को जो कि महान श्रेष्ठ समझ रहे हैं, सबका योगदान है, सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले क्या था केवल मुखिया कमाता था, सब खाते थे। अब क्या हो रहा है, सब कमा रहे हैं, सब अपना अपना खा रहे हैं। कुछ इस तरह की स्थिति आ गई, तो अब मुखिया का जो रोल है ना वो घट गया है। तो इसलिए देखोगे तो परिवार के में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, वैवाहिक जो संस्था है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। नातेदारी भी, पहले लोग कितना मिलजुल के एक साथ खाना खाते थे, अब देखो सब कहाँ एक साथ खाना खाते हैं, सब तो एक ही घर में भी अलग अलग दूर हो जाते हैं। कोई ऊपर खाना खा रहा है, कोई नीचे खा रहा है, कोई साथ में खाना खाने को बहुत कम ही मिलता है। बस गांव में ही आप देखोगे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, शहर में बहुत कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो अपने परिवार को छोड़कर आगे पढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए, तो परिवार से अपने अलग ही हो गए ना, उनका मूल परिवार तो वही पीछे ही छूट गया। ठीक है तो इस तरह की बातें करा कि व्यक्तिवादिता जो है कि इस तरह से समाज में आपको परिवर्तन लाता है, और जो कि व्यक्तियों व समूहों के बीच में जो कि प्रतिस्पर्धा भी लाता है, संघर्ष भी करता है। जब व्यक्तिवादिता होगा तो हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए प्रयत्न करेगा, तो यानी कंपटीशन बढ़ गया। जैसे आज जो कंपटीशन, तो कंपटीशन में कौन आगे जाएगा, जो पीछे किसी को पीछे ढकेलेगा, किसी को पीछे करेगा, तब वो आगे जाएगा। इस तरह की स्थिति होगा। तो इसमें क्या होगा, संघर्ष की भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, मतलब संघर्ष का एक बीजारोपण हो गया था। ठीक है, जैसे आप देख लो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कि मुस्लिम लीग सोच रही थी कि हम स्वतंत्र चाहे, हमारे पास एक पूरा स्टेट आ जाए, हम जिस पे मेरा सिर्फ कंट्रोल हो, वो कांग्रेस का कंट्रोल ना हो। तो इस तरह की कुछ संघर्ष की स्थिति भी कह सकते हो आप, यहीं से भी आपको देखने को मिलती है। योगेंद्र सिंह देखो कुछ कहते हैं औपनिवेशिक शासनकाल की समझ में कि नवीन शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत प्रारंभ कहाँ से, मुंबई कलकत्ता। मतलब यहाँ कुछ हिस्ट्री की बात देखो, ये क्या बोलते हैं योगेंद्र सिंह औपनिवेशिक शासनकाल में, ये बोलते हैं इन शिक्षा संस्थानों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। देखो इससे क्या हुआ, एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो विवेकशीलता के सिद्धांत पर बल देता था, जिसने भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया। आधुनिकीकरण का भारतीय समाज में नेतृत्व किसने किया, जो एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, जो पढ़ा लिखा था उसका। तो योगेंद्र सिंह वही कहते हैं, जो ये आपका नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ये जो कि आधुनिकीकरण का इसने नेतृत्व किया। देखो क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग थे, वो मैक्सिमम लोग जो कि लॉयर बन गए, और उन्होंने जो जैसे गांधी जी भी देख लो, ये भी पढ़े लिखे आगे वर्ग में, और जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन सभी लोगों ने जो कि नेतृत्व किया, मतलब लीडर के रूप में आ गए, और ये जो कि आधुनिकता जो समाज था ना उसका नेतृत्व किया। ठीक है, इन्होंने आधुनिकीकरण पर बल दिया भारत के। तो यहाँ पे जो कि योगेंद्र सिंह ये बात करते काफ़ी अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो क्या बोलते हैं योगेंद्र सिंह कि सांस्कृतिक सुधारवादी, ठीक है, सांस्कृतिक सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज आपका हो गया, प्रार्थना समाज आदि का प्रारंभ हो गया। देखो अभी तक तो जो कि सामाजिक जो कि समाज को आधुनिक लाने की बात हो रही थी, अब जो कि सांस्कृतिक स्तर पर जो कि भारतीय समाज में जो कि परिवर्तन करने की कोशिश की गई, उसको आधुनिकता बनाने की कोशिश की गई। तो इसमें देखो ब्रह्म समाज का भी प्रमुख था, आपको भी पता है, इसने जो कि सती प्रथा को रोक लगाने की पूरी प्रयास की, विधवा पुनर्विवाह का पर जो कि बल दिया, और देखो जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया था, है ना, एक इस तरह की बात जो कि ब्रह्म समाज ने की थी। प्रार्थना समाज का भी यही सब काम था। ठीक है, इस तरह के सामाजिक सुधार होने चाहिए। अब देखो ये जो आपके धार्मिक सामाजिक सुधार थे, इसका क्या प्रभाव हुआ, इसने जो कि देखो जिसने सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में बदलाव एवं समन्वय की प्रक्रिया को क्रियाशील किया, जिससे परंपरागत कुरीतियाँ एवं मान्यताओं के उन्मूलन की दिशा में परिवर्तन संभव हो सका। ठीक है, वही हमने जो अभी मैंने आपको समझाया वही बात यहाँ पे कह रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा वयस्क मताधिकार, संगठित एवं प्रशिक्षित पृथक न्याय व्यवस्था, औपचारिक एवं लिखित कानून व्यवस्था, आधुनिक सैन्य संगठन, नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित सिविल सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप आदि की शुरुआत की गई, और इस दिशा में बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया गया, जिससे राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण हुआ। देखो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण कैसे हुआ, ये उपयुक्त बिंदु के आधार पर ही जो कि भारतीय समाज में जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों पर जो कि आपका आधुनिकीकरण किया गया। अब देखो यहाँ पे क्या बताते हैं, यहाँ पे इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब राजनीतिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ कि शक्ति जो संरचना थी भारत की ना, उसकी प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा में तेजी हो गई। ठीक है, मतलब लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आने लगे, और शक्ति संरचना का जो परंपरागत एवं आनुवांशिक स्वरूप था वो कमजोर हो गया। ठीक है, और लोकतंत्र, राजनीतिक व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक समाज का निर्माण का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। तो इस तरह से जो कि देखो राजनीति, अगर पॉलिटिक्स का आधुनिकीकरण हुआ तो डेमोक्रेसी का निर्माण हो गया। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का निर्माण हो गया, राजशाही वाली चीज़ें खत्म हो गई। अब आगे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है,
फिर भी इस दौर में स्थानीय या लघु संरचनाएं जिनमें परिवार, जाति एवं ग्राम शामिल है विशेष प्रभावित नहीं हुए। देखो ये सब चीज़ें तो चेंज हो रही थी, लेकिन परिवार, जाति और ग्राम जो ये सब चीज़ें थी इनमें जो कि बदलाव हुआ है, पर बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं देखने को मिला। क्यों? उसका देखो रीजन बताते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की प्रारंभिक नीति इन क्षेत्रों में न्यूनतम हस्तक्षेप की बनी रही। जो अंग्रेज आए थे उनका तो मेन मकसद था भारत से व्यापार कमाना, ठीक है, अधिक से अधिक व्यापार कमाना और अधिक से अधिक धन अर्जित करना, ठीक है, ये बात था। अब उनको क्या लेना देना भारत की संस्कृति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें फालतू अपना टाइम, पैसा और जो कि ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट करने का क्या मतलब है, जब उनका काम ऐसे ही हो जा रहा है बिना इसमें छेड़छाड़ किए। तो वही कह रहा है कि इसलिए इन्होंने इसमें कम हस्तक्षेप शुरू में किया था, इस वजह से जो कि इसमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को हमको नहीं मिले। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया के विकास को पूर्णतः अभिव्यक्ति जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राप्त हुआ। अब देखो जो इस तरह की आधुनिकीकरण की नींव रखी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इसकी जो पूरी तरह से प्राप्ति आप देखोगे स्वतंत्रता के साथ तो हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से आप देखो स्वतंत्रता के बाद हुआ, जब इसमें और भी ज़्यादा काम किए गए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, वो भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, बृहद परंपराओं के मध्य आधुनिकीकरण की असंगति को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया, जो अंग्रेजी शासन काल के दौरान भी विद्यमान थी। कुछ ऐसी थी परंपराएं, जैसे आप देख लो अभी हाल का देख लो 3 तलाक वाली चीज़ें जो अंग्रेजों के समान चली आई थी, पर अब जाकर उसको समाप्त किया गया। दहेज प्रथा के विरोध में कानून बनाया गया, भारतीय विवाह अधिनियम 1955 तैयार किया गया। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी जिसको बाद में सुधार किया गया है स्वतंत्रता के बाद। तो उसके बाद कहा जा सकता है कि अब जाके जो कि स्वतंत्रता के बाद जो कि हमने जो कि आधुनिकीकरण को पूर्णतः अपनाया था, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा था, ये भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखो मतलब जब पहले परंपरा और आधुनिक परंपरा जब पहले अपने प्रिवेल रूप में थी, अंग्रेज का शासन अभी शुरू में आया था, थोड़ा बहुत था, तो उस समय अगर आधुनिकीकरण की कोई बात करता था ना, तो पूरा समाज जो कि परंपरा से प्रभावित था, तो वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट तुरंत नहीं कर पाए थे, वो उसका जमकर विरोध किए, ठीक है। तो अब शुरुआत में क्या हुआ, आधुनिकीकरण की जो मूल्य थी, जो बातें थी हमने पढ़ा, उनका जो कि जमकर विरोध हुआ और इसको जो कि परंपरा को इसको जो पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया, मतलब परंपरा को हटाने का प्रयास किया गया, ऐसी बातें हो रही थी। तो ये बोले कि नहीं ये तो सही नहीं है, कि ये तो गलत है, हमारी परंपरा पूरी नष्ट हो जाएगी, इस तरह की बातें हो रही थी। तो इस तरह से देखो शुरू में क्या होता है, कोई भी नया चीज़ आता है तो उसका पहले विरोध होता है, वही चीज़ यहाँ पर हुआ। यहाँ पर विरोध पहले हुआ परंपरा द्वारा उसका आधुनिकीकरण का, फिर क्या हुआ, आधुनिकीकरण द्वारा जो कि परंपरा का धीरे धीरे विस्थापन हुआ। जब वही नव मध्यम आ गया, वो जो कि उसने नेतृत्व करने लगा आधुनिकीकरण का, अब बहुत सारे सामाजिक कुरीतियों को दूर करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो परंपराएं में कुरीतियाँ थी उसकी वजह से जो कि लोग परंपराओं की चीज़ों को छोड़ रहे थे, और आधुनिकीकरण के मूल्य जो थे, जिसमें जो कि व्यक्तिवादिता थी और जो कि निम्न जाति को भी अवसर प्राप्त होता था, तो ये सब लोग जो कि आधुनिकीकरण को अपनाना शुरू कर दिए, जिसमें स्त्रियों को भी सम्मान मिलता था, एक लोकतंत्र की बात होती थी, एक चुनी हुई सरकार की बात होती थी ना। तो इस वजह से जो कि सब लोग जो कि इसको अपनाना शुरू कर दिए, अब परंपरा का धीरे धीरे विस्थापन होने लगा। तो ये देखो एक तरह से जो कि श्रेष्ठ इस चीज़ को जो कि श्रेष्ठ माना जाता था, इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या हो रहा है कि अब जब परंपरा को धीरे धीरे लोग अपनाने लगे, तो अब भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण होने लगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आधुनिकता के संदर्भ में परंपरा पर फिर से विचार करना चाहिए। परंपरा में जो तत्व एवं आदर्श रखने योग्य है उसे बनाए रखना चाहिए, और जो वर्तमान समय में प्रासंगिक या उपयोगी नहीं है परंपरा में, उनका त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो कि भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण इस विचार के आधार पर होने लगा, ठीक है। आधुनिकता को संशोधित रूप से स्वीकार किया, और इस देखोगे यहाँ पे क्या होगा, जो तीसरी विचारधारा के लोग थे, यानी इस विचारधारा के लोग थे कि परंपरा का आधुनिकीकरण कर दिया जाए, तो आधुनिकता को इस तीसरी विचारधारा के समर्थकों ने परंपरा के साथ आधुनिकता को संशोधित रूप में स्वीकार किया। मतलब पूरी तरह से ना तो परंपरा को स्वीकार किया, ना पूरी तरह से आधुनिकता को स्वीकार किया। उन्होंने जो कि परंपरा के साथ आधुनिकता का संशोधित रूप को स्वीकार किया। अब भारत में जो कि भारतीय समाज और संस्कृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को संशोधित रूप में अग्रसर किया, ठीक है। तो हमने जो आधुनिकीकरण अपनाया है, ऐसा नहीं कि पूरी पश्चिमी सभ्यता अपना के अपनी सभ्यता छोड़ दी, नहीं। हमने जो कि पश्चिमी सभ्यता के उन्हीं बातों को अपनाया है जो हमारे भारतीय समाज में अप्लाई भी हो सकता है, और भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर कर सकता है, और भारतीय समाज के विकास में सहायक हो, ठीक है। तो इस तरह की जो कि आधुनिक बातों को हमने अपनाया है। अब आगे देखो इसका मूल्यांकन करते हैं, जो हमने इस तरह से जो कि इस परंपरा आधुनिकीकरण हुआ है हमारे भारतीय समाज का, उसका मूल्यांकन करते हैं। देखो जो प्रथम प्रतिक्रिया थी वो पूर्णतः निर्जातिक केंद्रवादिता थी। यहाँ प्रथम प्रक्रिया की क्या बात है कि मतलब पूरी तरह से आप परंपरा को हटा दीजिए, सिर्फ पश्चिमी सभ्यता को लेकर आइए, इस तरह की जो बात होती थी। ये तरह से क्या है कि निर्जात केंद्रवाद था, मतलब सॉरी एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर प्रथम प्रतिक्रिया की बात ये हो रही है कि हम
जो कि आधुनिकता को नहीं अपनाएंगे। मतलब एक तरह से आप जो कि अड़ गए अपनी बातों कि हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, चाहे हमारे लिए समाज में भलाई कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, हम नहीं हटेंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब हम परंपरा को कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी वो बुरा हो, हम आपकी आधुनिकता का कितना भी अच्छा हो उसको नहीं अपनाएंगे। तो इस तरह की बातें जो होती है वो क्या कहलाता है, निर्जाति केंद्रवाद की स्थिति था। तो इस तरह के जो कि पहली प्रतिक्रिया थी, इसको जो कि उचित नहीं माना गया भारतीय समाज में, इसलिए धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, इसी में जो कि एक द्वितीय प्रतिक्रिया भी हुई थी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अब धार्मिक कट्टरवाद की बात कर सकते हो, इस तरह की बातें थी इसमें जो कि उतना वो सफल नहीं हो पाया ये चीज़ें। फिर क्या था, आधुनिकीकरण की दूसरी प्रक्रिया थी, जिसमें क्या था, विदेश केंद्रितता था के मनोभाव से ग्रसित था। मतलब इसमें क्या करना था, जो कि तर्कसंगत व्यवहारिक नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें ये बोला जाता था, अब ये वर्ग ये बोलता था कि जो परंपराएं इनको पूरी तरह से छोड़ के पूरी आधुनिकता को हम अपना लेते हैं। मतलब जो हमारे भारतीय समाज का मूल है उसको पूरी तरह से त्याग करके जो पश्चिमी समाज का मूल्य था, जो यहाँ की बातें थी, उसको पूरा अपना लेते हैं और इसको पूरी तरह छोड़ते हैं। तो ये भी भारतीय समाज के संदर्भ में सही नहीं था, क्योंकि भारतीय मूल्य जो कि काफ़ी जो कि सही चीज़ें हैं यार, ये इसने जो कि भारतीय समाज को काफ़ी ज़्यादा विकासशील की ओर ले गया है, कई राष्ट्रों को जो कि नई दिशा दिखाने की कोशिश की है ना। तो भारतीय मूल को आप पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए दूसरी प्रतिक्रिया भी जो कि सफल नहीं रही है। और तीसरी प्रतिक्रिया फिर इसके समक्ष आती है, जो कि ये कहती है, देखो तीसरी प्रतिक्रिया जो कि सर्वाधिक जो कि तर्कसंगत प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है, जो हमको आधुनिकी का परंपरा है, ठीक है, जो हमको एक्सेप्ट करने लायक होगा, हम आधुनिक मूल्य अपने समाज परंपरागत समाज को बनाए रखते हुए वो हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमारे समाज में एप्लीकेबल होने लायक है। और जो नहीं एप्लीकेबल होने लायक है पूरी तरह से, जो कि हमारे समाज योग्य नहीं है, हम उसको एप्लीकेबल नहीं करेंगे। मतलब काट छाट के संशोधन करके जो कि हम इसको अप्लाई करेंगे, मतलब मॉडर्न बनाएंगे, पर परंपराओं को मॉडर्निटी करेंगे, ना कि पूरी तरह से मॉडर्निटी लाके परंपरा का हटा देंगे। तो ये जो तीसरा संगत है ये काफ़ी सही था, जो कि भारतीय समाज के लिए सही बैठता था। तो इसी को हम लोग जो कि भारतीय समाज ने अपनाया है। अब देखो यहाँ पे रुडोल्फ द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, एक ये पुस्तक है। और एक सिंगर ने पुस्तक लिखा, व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइज, ठीक है। तो ये सब जो पुस्तक है, जैसे योगेंद्र सिंह की एक पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो इस सब पुस्तक में जो कि यही बात किया गया, जो तृतीय प्रतिक्रिया थी ये काफ़ी सही थी। और इसी तरह जो कि भारतीय समाज ने अपने आधुनिकता के मूल्य को संभाला है, या फिर आधुनिकता के मूल्य को पोषित किया है। तो ये जब भी आपका कहीं भी सामाजिक परिवर्तन की बात है, ग्रामीण समाज से शहरी समाज की बात है, या फिर जो कि आपका जो कि मॉडर्न आधुनिक समाज की बात है, तो आप जरूर योगेंद्र सिंह का कोट करें कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो इनका बुक है, इसको जरूर मेंशन करें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी इस पर काफ़ी अच्छी चीज़ें जो कि बातें की हैं। देखो ये अब आगे यहाँ पर देखो बात करते हैं। यहाँ देखो, इन विद्वानों का मानना है कि भारतीय परंपरा कभी भी स्थिर या जड़ नहीं रही, बल्कि यह निरंतर परिवर्तनशील रही है। भारतीय परंपरा में इस परिवर्तन के लिए अनेक अंतर्जात एवं बहिर्जात दोनों तरह के स्रोत उत्तरदायी रहे हैं, जैसा हमने आगे पढ़ा था, ठीक है। अंतर्जात स्रोत के रूप में देख लो क्या था, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता था, एक कल्चर जो कि एक कोई कास्ट या वर्ग है, वो दूसरे कास्ट या जो उससे ऊपर कास्ट या वर्ग है उसके कल्चर को अपना लेता था, ठीक है। ठीक है, अंतर्जात स्रोत के आधार पर आप देखोगे भारतीय समाज में जो कि परंपरा में जो कि परिवर्तन देखने को, या मतलब इस तरह की परिवर्तन संस्कृति में आपको देखने को मिला है, ठीक है। जिसके देखो वही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्रमुख रही, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से जाति सोपान में निचले की जातियों को द्वारा अपने से ऊंची जाति के मूल्य एवं प्रतिमानों को अपनाकर अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता रहा, जो कि श्रीनिवास का आपका एक ये संस्कृतिकरण का एक टॉपिक भी है, जिसकी अवधारणा किसने दी थी, M.N. श्रीनिवास ने दी थी, ठीक है। संस्कृतिकरण के रूप में परंपरा में होने वाले परिवर्तन की यह प्रक्रिया सहमति जन्य परिवर्तन दर्शाती है। मतलब सभी लोग ने इसको स्वीकार किया कि हाँ, सभी लोग की मान्यता है, कोई इसमें जो कि आपको वो हिंसा नहीं देखने को मिलेगी, कोई रोष देखने को नहीं मिलेगा, कोई ईर्ष्या, मतलब इस तरह की बातें नहीं रहेगी, ये सबकी सहमति के साथ जो कि स्वीकार्य है भारतीय समाज में रहा है, ठीक है। परंतु भारतीय परंपरा में अंतर्जात परिवर्तन हुआ में असहमति मूलक परिवर्तन भी दिखने को मिले हैं, ठीक है। अभी तो ये जो था आपका संस्कृतिकरण सहमति मूलक था, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन है जो जिसको समाज ने जल्दी अपनाया नहीं है, वहाँ पे कुछ विरोध काफ़ी देखने को मिला है उन सब चीज़ों को अपनाने के लिए। जैसे देख लो, हम जैसे देखें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन्होंने जो कि जो ब्राह्मण धर्म था, वैदिक सत्ता थी, उसका विरोध किया, ठीक है। इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं, और उसके बाद जो कि बोलते हैं कि सभी समाज में सभी लोगों के लिए जो कि एक तरह का नियम कानून होना चाहिए, एक तरह से की बातें होनी चाहिए, यहाँ पर कोई उच्च नीच का भेद
भेदभाव इतना नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात जो कि बौद्ध एवं जैन धर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, असहमति मूलक परिवर्तन यहाँ इनके प्रभाव में भारतीय समाज में देखने को मिला, जहाँ पे प्रचलित परंपरा के प्रति विरोध एवं असहमति के द्वारा परंपरा में परिवर्तन को संभव बनाया गया है। योगेंद्र सिंह ने 19वीं सदी में होने वाले पुनर्जागरण अथवा सुधार आंदोलनों को भी परंपरा में क्रियाशील अंतर्जात परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में दर्शाया है, जहाँ परंपरा में परिवर्तन परिवर्तित परिस्थितियों के साथ अनुकूलन के रूप में घटित हुई है, जिससे परंपरा के कुछ तत्वों को स्वीकार किया गया और अन्य तत्वों का विरोध किया गया। वहीं योगेंद्र सिंह भी वही कह रहे हैं कि 19वीं सदी में जो कि इन्होंने कुछ अंतर्जात परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाया है, जहाँ पे जो कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे परिस्थिति बदल रही है वहाँ पे कुछ परिवर्तन को एक्सेप्ट किया गया है और जो अनुकूलनकारी रूप से घटित हुए हैं, जिससे जो कि परंपरा कुछ तत्वों ने स्वीकार किया है और अन्य तत्वों का विरोध भी हुआ है, जहाँ पे जो कि आपके लिए जो कि भारतीय समाज को एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी। फिर देखो, योगेंद्र सिंह भारतीय परंपरा के परिवर्तन हेतु उत्तरदायी बाह्यजात स्रोत के रूप में इस्लामीकरण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। इस्लामिक परंपरा जो कि समानता के सिद्धांत पर आधारित रही है। अब ये ध्यान रखना, इस्लामिक परंपरा जो कि समानता के सिद्धांत पर है। यहाँ पे जो कि जैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था में ऊंच नीच था, उस तरह की बातें नहीं पाई जाती थी, लेकिन अब देखोगे तो अब यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप देख लो, शिया सुन्नी में अपना वर्चस्व चलता रहता है कि कौन बड़ा, हम बड़ा कि आप बड़े, मध्य एशिया में लड़ाई होती रहती है ना, तो इस तरह की बात है। तो अब देखो यहाँ पे करें सूफी एवं भक्ति आंदोलनों, ये इस्लामिक करण जो हुआ उसके बारे में बात करें। ठीक है, यहाँ से जो मतलब कि हमने इस्लाम से जो सभ्यता, इसके कारण जो कि भारतीय समाज में परिवर्तन आए हैं, संस्कृति में परिवर्तन, वहाँ की बात कर रहा है। तो सूफी एवं भक्ति आंदोलनों की भूमिका इस दिशा में उल्लेखनीय रही है। भारतीय परंपरा में परिवर्तन के बहिर्जात स्रोत के रूप में अंग्रेजों के साथ भारतीय परंपरा का संपर्क सर्वाधिक प्रमुख रहा है। देखो, अंग्रेजों का तो प्रभाव जो कि सर्वाधिक रहा है, लेकिन जिसने भारतीय परंपरा का पश्चिमीकरण को संभव बनाने के साथ साथ भारतीय परंपरा को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ भी किया था। ठीक है, अब देखो, भारतीय परंपरा में इन अंतर्जात एवं बहिर्जात परिवर्तनों के उपरोक्त सभी उदाहरणों में एक बात समान रही है कि अंतर्जात एवं बहिर्जात परिवर्तन कभी भी परंपरा को पूरी तरह से विस्थापित करके नहीं हुए हैं, बल्कि इन सभी परिवर्तनों ने भारतीय परंपरा में समन्वय स्थापित किया है और परिवर्तन के साथ साथ अपनी निरंतरता को भी बनाए रखा है। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखो, ये कौन कौन बातें ये एक्सेप्ट करता है, जो बातें अभी हमने की, योगेंद्र सिंह भी बोलते हैं, बिल्टर सिंगर ये भी बोलते हैं। ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म ने सोपान क्रम के महत्व को निश्चित तौर पर कम किया है, परंतु प्रारब्ध, आत्मा के संचरण में तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत के मूल्यों पर जोर देकर भारतीय परंपरा की निरंतरता को संपोषित भी किया है। देखो, जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, इन्होंने जो जाति व्यवस्था उस पर प्रहार तो किया, लेकिन इन्होंने कुछ भारतीय मूल्य को भी अपना लिया, जैसे वैदिक मूल्य, जैसे आप कह सकते हो पुनर्जन्म की अवधारणा, आत्मा की अवधारणा, इस सब की बातें ये बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो कि भारतीय परंपरा है उसको निरंतरता भी देते हैं, मतलब उसको निरंतरता बनाए रखने की बात भी करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे वही सब बातें हैं, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। यहाँ से कुछ बातें इंपॉर्टेंट देखते हैं। हाँ, हालांकि आइजन स्टॉर्ट का मानना है कि औपनिवेशिक भारत में आधुनिकीकरण ने कोई गंभीर विखंडन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक व्यवस्था यानी राजनीतिक व्यवस्था से काफ़ी हद तक स्वतंत्र थी। मतलब जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे होता था चेंजेस भारतीय समाज में, वहाँ पे जो कि आप देखोगे वो पॉलिटिकल चीज़ें जो कि कल्चरल चीज़ से जुड़ी हुई नहीं थी उतनी। ठीक है, कल्चर का एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट, मतलब सेपरेट पार्ट था, सोसाइटी पे इम्पैक्ट था, जबकि आपका कह सकते हो राजनीतिक जो पॉलिटिक्स था वो उसका इम्पैक्ट समाज पे अलग ही था कुछ। ठीक है, और अंग्रेजों की हस्तक्षेप नीति भी थी, मतलब अंग्रेज भी ज़्यादा भारतीय संस्कृति में नहीं करते थे। तो वही आइजन स्टॉर्ट बोलते हैं कि औपनिवेशिक भारत में आधुनिकीकरण ने कोई गंभीर विखंडन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कि कल्चर और पॉलिटिक्स जो कि सेपरेट थे, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे, और अंग्रेजों ने भी भारतीय संस्कृति में जो कि हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए भारतीय समाज का विखंडन नहीं हुआ। ठीक है, अतः इस संरचनात्मक स्वायत्तता ने बिना किसी प्रमुख विखंडन के आधुनिक नवाचारों के सात्विकरण को संभव बनाया। परंतु व्यापक आधुनिकीकरण जो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तीव्र हुई की सांस्कृतिक पूर्व आवश्यकताओं ने परंपरागत मूल्य व्यवस्था में अनुकूलनकारी परिवर्तन को आवश्यक बना दिया। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो कुछ चीज़ें की चेंजेस हुई उसने क्या किया, जो परंपरागत मूल्य व्यवस्था था उसमें जो कि अनुकूलनकारी परिवर्तन को आवश्यक बना दिया। जैसे दहेज प्रथा का विरोध हो गया, सती प्रथा तो बैन हो ही गया था, बाल विवाह को एकदम खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसको लीगलाइज कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें थी जो कि अनिवार्य थी और इसको समाज द्वारा जो कि अनुकूलन रूप से स्वीकार भी किया गया। ठीक है, जिससे आधुनिकीकरण एवं परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों व मानदंडों के साथ सीधे टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। परिणामतः आधुनिकीकरण को संस्थागत होना कठिन हो गया है। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का इससे ठीक है, आगे देखते हैं।
कुछ विद्वानों द्वारा आधुनिकीकरण की भारतीय प्रक्रिया में विखंडन के कुछ संभावित स्रोतों जैसे नागरिक संस्कृति के प्रसार के बिना लोकतांत्रिकरण। देखो कुछ विद्वान जो बताते हैं कि जो आधुनिकता आई है भारतीय समाज में, इसने भारतीय समाज को कहीं ना कहीं विखंडित भी किया है। कैसे, उसके कुछ स्रोत कुछ बातें भी बताते हैं कैसे। जो जैसे देखो हमने आधुनिकता के प्रभाव में जो कि नागरिक संस्कृति का प्रसार किया, लेकिन लोकतांत्रिकीकरण नहीं किया अच्छे से। देखो आप देखो पंचायत हमने कब लाया, 1991 में, ठीक है, इतना लेट में लेकर आया पंचायती स्तर पे लोकतंत्र डेमोक्रेसी, ठीक है, गांव स्तर पे। तो क्या हुआ, हमने नागरिक संस्कृति का प्रसार तो किया पर डेमोक्रेसी को अच्छे से नहीं किया। गुन्नार मिडल की ये स्टडी बताती है सार्वभौमिक मानदंडों के प्रति प्रतिबद्धता के बिना नौकरशाही कर। देखो जो नौकरशाही थे वो अपने कार्यों के लिए जो कि प्रतिबद्ध नहीं थे, सार्वभौमिक मानदंड जो थे उसको मतलब पूरी तरह से पालन नहीं करते थे, फिर भी हमने जो कि नौकरशाहीकरण कर दिया। ऐसा जो कि आइजन स्टॉट का मानना है, ठीक है। इस आधार पर देखोगे तो अब भारतीय समाज कहीं ना कहीं जो कि टूटने के कगार पर भी देखा गया था। फिर आप देखो मीडिया सहभागिता में वृद्धि तथा वितरणात्मक न्याय में अनुपातिक वृद्धि के बिना आकांक्षाओं में वृद्धि। ये देखो विन्नार गुड्डा मिडल की एक बहुत अच्छी फेमस है, एशिया करके कुछ बुक है इनका, तो उसी में ये बातें कही गई भारतीय समाज के बारे में कि जो भारतीय न्याय है यहाँ पे जो कि जुडिशरी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली गई है कि हमको सबको यकीन है कि हमको न्याय मिलेगा, पर न्याय पाने की जो राह है ना वो काफ़ी कठिन रही है भारतीय समाज में। आप देखोगे जो अमीर आदमी है उसको ईजिली बेल मिल जाता है, पर जो गरीब आदमी है उसको बेल जल्दी नहीं मिलता है, वो सड़ता रहता है, उसका केस इवन उसका प्रूफ भी नहीं होता कि वो उसने क्राइम किया है, फिर भी वो जो कि जेल में बंद है, ठीक है, सालों तक। तो इस तरह की बातें जो कि बताता है कि हमने जो कि न्याय में जो कि अत्यधिक आकांक्षाएं वृद्धि कर ली थी, ठीक है। बिना औद्योगिकरण के अत्यधिक नगरीकरण करना, ये देखो NV सोवानी की बात कर रहे हैं कि इन्होंने बताया था कि औद्योगिकरण उतना प्रॉपर नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर प्रॉपर था, पर हमने नगरीकरण पर फोकस कर दिया, औद्योगिकरण पर फोकस नहीं किया, ठीक है। अस्थिकरण व्यवस्था में सार्थक परिवर्तन के बिना आधुनिकीकरण। देखो जो अस्थिकरण व्यवस्था था उसमें हमने कुछ परिवर्तन तो किया, पर ऐसा नहीं परिवर्तन किया कि जो अस्थिकरण को भी पोषित कर सके, मतलब अस्थिकरण का अस्तित्व भी बना रहे और जो कि कल्चर का जो एक्सचेंज होता है वो होता रहे, उस लोगों को दिक्कत ना, पर वो नहीं किया, पर हमने जो कि आधुनिकीकरण पर ज़्यादा फोर्स कर दिया। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों द्वारा, एक सेकेंड इसको जूम करते हैं, हाँ ठीक है, देखो इस संदर्भ में कुछ विद्वानों द्वारा आधुनिकीकरण की भारतीय प्रक्रिया में विखंडन के कुछ संभावित स्रोतों जैसे नागरिक संस्कृति के प्रसार के बिना लोकतांत्रिकरण, सार्वभौमिक मानदंडों के प्रति प्रतिबद्धता के बिना नौकरशाहीकरण, ठीक है, इस तरह की कुछ बातें हैं जो आपको ये संकेत करती है कि जिससे हो सकता है कि भारतीय समाज में विखंडन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो इस संदर्भ में यहाँ पे बात की जा रही है कि इस संदर्भ में मैक्स वेबर के विचार भी उल्लेखनीय है। कैसे, भारतीय परंपरा और आधुनिकता के मध्य विरोध की प्रकृति को दर्शाते हुए स्थापित किया है कि भारतीय परंपरा में निहित परलौकिकता में विश्वास, अतार्किकता, सोपान जैसे लक्षणों ने भारत में आधुनिक पूंजीवाद के विकास को बाधित किया है, ठीक है। कभी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि परंपरागत समाज और आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या जो कि विरोध की भावना आई है, क्या कैसे वो मतलब कि सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, समथिंग ये सब चीज़ें वहाँ पे कुछ लिखना हो तो आप ये सब मैक्स वेबर को कोट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ऊपर था आपका गुन्नार मिडल की बातें कि बिना नागरिक संस्कृति के प्रसार बिना लोकतांत्रिकरण कर दिया गया, ठीक है, इस तरह की बातें हैं। तो आप इसको भी जो कि वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बिना औद्योगिकरण के अत्यधिक नगरीकरण की बातें करना, ठीक है। तो ये सब बातें आप मेंशन करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा जो कि आंसर आएगा, एग्जाम में वो लगेगा जो स्टूडेंट है वो नॉलेजेबल है, इसने अच्छा खासा स्टडी किया है, ठीक है। आप आगे देखो, भारतीय परंपरा में निहित परलौकिकता में विश्वास, वही मैक्स वेबर की जो बातें थी हमने कर ली है। अब आगे देखो, उपरोक्त विद्वानों, तो अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात कुछ हो रही है, ठीक है, कुछ कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। उपरोक्त विद्वानों द्वारा भारतीय परंपरा एवं आधुनिकता को एक दूसरे के विरोधी मानते हुए भारतीय परंपरा को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के मार्ग में बाधक के रूप में स्थापित किया गया है और भारत में परंपरा विहीन आधुनिकता की वकालत की गई है। देखो जो उपरोक्त विद्वान थे उन्होंने जो कि भारतीय परंपरा और आधुनिकता को एक दूसरे का विरोधी मानते हुए भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इसको बाधक माना। जो उन्होंने पॉइंट गिना है ये क्या है, भारतीय जो परंपरा आधुनिकता है उसमें जो ये परंपराएं जो है वो एक तरह से बाधक के रूप में काम कर रही है, जिससे जो कि भारत में जो कि परंपरा विहीन आधुनिकता का विकास हो सकता है। ऐसे कुछ वर्ग जो कि बातें करते हैं जब भारत आधुनिकता को अपनाता रहा है, जो आधुनिक मूल्यों को अपना रहा है, ठीक है।
आगे देखो योगेंद्र सिंह की बातें देखो कि भारत में निरंतर तनावों तथा अंतर्विरोधों के बावजूद आधुनिकीकरण द्वारा संस्थात्मक विखंडन का अवसर न्यूनतम रहे हैं। योगेंद्र सिंह तो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कि हमने आधुनिक मूल्य अपनाए हैं तो इससे जो कि विखंडन की स्थिति होगा। बोले यहाँ पे तनाव तो जरूर रहा होगा, विरोध भी हुआ होगा, पर ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो कि समाज के टूटने की दौर आ गई हो, ऐसा नहीं था। राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो पर्याप्त रूप से संस्थागत रूप में आ गया है। मतलब जो डेमोक्रेसी वो अच्छे रूप में अपने यहाँ पे काम कर रहा है। जो अभिजनों के विभिन्न स्तरों के मध्य दूरी थी वो जो कि बढ़ गई है। इससे बढ़ने से क्या हो रहा है, मतलब जो अभिजन जो मतलब उच्च वर्ग था समाज में, उनके बीच की दूरी जो कि इतनी भी नहीं बढ़ी है कि आधुनिकीकरण की विचारधारा के बारे में संघर्ष कायम कर। जैसे मार्क्स की जो विचारधारा थी कि ये ऊपर एक वर्ग है, एक नीचे वर्ग है, ये शोषित वर्ग है, ये जो कि आपका मालिक वर्ग है, इनके बीच में संघर्ष होगा। तो ये वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ समाज में जो कि संघर्ष है, इतना बीच में जो कि मध्यम वर्ग आ गया, अभिजन वर्ग आ गया, इन दोनों के बीच में जो कि बना हुआ है। और ये जो लेबर वर्ग है ये मध्यम वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। तो लेबर वर्ग डायरेक्ट जो कि अभिजन वर्ग जो है समाज में, उससे जो है कि वो क्रांति करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये इस सब में सबका जो कि डेमोक्रेसी है, तो सबका जो कि कुछ ना कुछ समस्या का समाधान किया जा रहा है। ठीक है। जाति जो परंपरागत असमानता का स्वरूप है, अब समितियों के रूप में तार्किक रूपांतरण द्वारा असमानता के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है। परंपरा के अनेक मूल्यों ने आधुनिकता की दिशा में अपना आश्चर्यजनक अनुकूलन किया है। तो योगेंद्र सिंह का कहना है कि जो भी परंपराएं हैं, पारंपरिक संस्थाएं, अब उन्होंने भी जो आधुनिकता के कुछ कुछ मूल्यों को अपना लिया है, इसलिए जो कि यहाँ पे भारतीय समाज में विखंडन की स्थिति को नज़र नहीं आती है। ठीक है। आगे देखो, इस तरह हम देखते हैं कि भारत में बिना परंपरा के विखंडन के आधुनिकीकरण की संभावना विद्यमान है। हो सकता है कल को आपको एक क्वेश्चन इसे यही पॉइंट उठा कर दे दे कि भारत में बिना परंपरा के विखंडन के आधुनिकीकरण की संभावना विद्यमान है, कमेंट कर दे। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप ये ऊपर जो एग्जाम्पल था उसी को जो कि आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देखो, और आगे बात वही जो कि भारतीय परंपरा कैसे बनी हुई है आधुनिकता के बीच में, यहाँ पे वही बताया जा रहा है। जैसे देखो, संतान जन्म के लिए आधुनिक चिकित्सा का तकनीक का तो प्रयोग करते हैं, मतलब आधुनिकता का तो प्रयोग करें, लेकिन साथ ही जन्म के शुभ अवसर पर कर्मकांड आधुनिक कर्मकांड भी करें। मतलब एक तरह से आधुनिक और संस्कृति का मिक्सअप हो रहा है। ठीक है। और देखो, आधुनिक तकनीक से हम लोग एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, पर इस अवसर पर जो कि मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी जैसे जो त्यौहार है उनको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ये इसी तरह एग्जाम्पल है कि आपका जो मॉडर्निटी है और जो आपका परंपरा है, दोनों का मिक्सअप दिखा रहा है कि हम अपनी जो परंपरा है उसका आधुनिकीकरण किए हुए हैं और अपनी परंपरा को मूल को लेकर सजे हुए हैं। ठीक है। और देखो, इसी तरह से परिवार नियोजन की संस्कृति और संतान को ईश्वरीय देन मानना, ठीक है, इस तरह की बात है। औद्योगिकरण, यंत्रीकरण तथा यंत्रों की पूजा करना। आप आज भी देख लो, कोई भी नया चीज़ आता है घर पे, चाहे वो कार हो, मशीन हो, कुछ भी, उसको ऐसे थोड़ा सा स्वास्थ्य या पूजा पाठ ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, आधुनिकीकरण तो हो रहा है, उसके साथ अपनी परंपरा को भी सजे हुए हैं। ठीक है, इस तरह की बात है। जैसे कुछ अंधविश्वास आज भी है लोगों के मन में, जैसे बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, शुभ अशुभ का ज्ञान आदि, ये सब चीज़ें जो कि आपको आज भी देखने को मिलेगा, कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इस संदर्भ में यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि भारतीय परंपरा कई रूपों में आधुनिकीकरण को संपोषित भी करती रही है। जैसे यहाँ देखो, लोकतंत्र को मजबूत करने में जाति संगठनों की भी भूमिका ज़्यादा रही है। देखो, बहुत सी जाति है जो अपने जाति के बल पे जो कि डेमोक्रेसी में आगे आने की कोशिश की है और डेमोक्रेसी में जो कि इलेक्टेड हो गए, जो कि अपने परिस्थिति को ऊपर की है। तो क्या है, एक तरह से आप देखोगे जो जाति व्यवस्था है वो डेमोक्रेसी को भी जो कि लोकल लेवल पे जो कि मजबूत करती है। क्यों? क्योंकि इससे जो कि बहुत सी जातियों का जो कि प्रतिनिधित्व जो कि डेमोक्रेसी में हो पाता है। ठीक है। निष्कर्ष तौर पे हम यहाँ पर कंक्लूजन करते हैं कि ये जो भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण हुआ है, यह परंपरा जो कि पूरी तरह से विस्थापित होकर करके नहीं हुआ है। जो भारतीय परंपरा है उसको पूरी तरह से स्थापित करके नहीं हुआ है, बल्कि परंपराओं का आधुनिकीकरण हुआ है, ऐसा योगेंद्र सिंह जी हमारा कहते हैं। आप योगेंद्र सिंह को काफ़ी कोट कर सकते हैं इस संदर्भ में, उन्होंने काफ़ी अच्छा चीज़ें लिखा है। आगे देखो, आधुनिकीकरण एवं परंपरा के मध्य उत्पन्न तनावों का समाधान किस प्रकार किया जाए। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, कुछ खास है नहीं, वही सब बातें हैं। अब इसके बाद क्या है कि औपनिवेशिक काल के दौरान सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार। अब यहाँ पे देखो, जो आर्य समाज थे, रामकृष्ण मिशन था, सत्यशोधक समाज था, श्री नारायण गुरु समाज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और जो भी चैनल से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से चैनल के साथ बने रहे। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।